जो कि हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, आपके बीच उपस्थित हुए हैं। साथ में चंद्रशेखर शुक्ला जी आदरणीय, जो कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, और हमारे पूर्व जिला पंचायत सदस्य सम्मानित श्री सुरेंद्र दास जी, महेंद्र यादव जी जिला पंचायत सदस्य, भाई पार्षद साथी हमारे चंपू गुप्ता जी, भाई घनश्याम जी सहित सभी आपके समक्ष उपस्थित है। मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे अपनी बातों को रखने के लिए आदरणीय नाना पटोले जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे आपसे सीधे मुखर होंगे। सबसे पहले मैं सभी हमारे पत्रकार भाइयों का मैं स्वागत करता हूं और आपसे रूबरू होने के लिए, क्योंकि हम आपके पड़ोसी हैं। राजनांदगांव के बाद सीधा महाराष्ट्र का बॉर्डर ही चालू होता है और यहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो हमारी और आपकी कोई अलग नहीं है और यहाँ के हर चीज़ से हम वाकिफ़ हैं। भूपेश बघेल की सरकार के पहले रमन सिंह की सरकार यहाँ पे थी। मुझे याद है कि रमन सिंह की सरकार, ये भ्रष्ट सरकार कर कर लोगों ने इसको यहाँ से उनको सत्ता से बाहर किया था। खुद मोरा नदी जो है उसके ऊपर 13 करोड़ का जो ब्रिज बना गया था तो 13 महीने में गिर गया था। तो अपनी विधानसभा में राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ पे इस तरह का भ्रष्टाचार, और वो ब्रिज अगर 13 महीनों में भी 13 करोड़ का टूटता है तो उसका एक अंदाज है। जैसे चावल को हम एक दाना जांचते हैं, पूरा चावल नहीं जांचते। तो भ्रष्ट सरकार का जो परिचय था वो आपको सबको याद है। और सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लीडरशिप बची नहीं है, ऐसा मुझे अंदाज आ रहा है कि जो घोषणा पत्र बीजेपी ने डिक्लेयर किया है तो जो देश के प्रधानमंत्री के साइन से डिक्लेयर किया है, ये देश के इतिहास में पहली घटना होगी कि एक स्टेट के चुनाव में प्रधानमंत्री खुद अपना यहाँ पर घोषणा पत्र दे रहे हैं। तो उस घोषणा पत्र में भी हम देख रहे हैं कि वो 500 रुपये में अगर उनकी सरकार आती तो गैस सिलेंडर देंगे। तो प्रधानमंत्री तो पूरे देश में दे सकते हैं। आज जो ज़्यादा का 700 रुपया लोगों से लिया जा रहा है तो क्या जनता से लूट रहे हैं पूरे देश के? सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही जनता के लिए एक जुमला अगर वो दे रहे हैं तो उनको हमारा सवाल है कि वो छत्तीसगढ़ के नहीं तो देश के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह से यहाँ पर सपोर्ट प्राइस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अगर वो धान को 3100 रुपया देना चाहते हैं और 21 क्विंटल धान खरीदने की बात करते हैं तो प्रतिपक्ष नेता उनके जो थे अजय चंद्राकार, उनने खुद कहा था कि जब भूपेश बघेल की सरकार ने घोषणा की थी तो उसमें यही अजय चंद्राकार जी कह रहे थे, बीजेपी के नेता, कि ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, कांग्रेस के लोगों के लिए एक सुविधा बना के दी जा रही है, इतना तो धान होता नहीं है। तो अब अगर देश के प्रधानमंत्री इस तरह की घोषणा करते हैं तो इसका मतलब क्या है? और आपने देखा होगा कि 3 काले कानून जब आए थे देश में तो उसमें भी प्रधानमंत्री को सपोर्ट प्राइस के बारे में डिक्लेयर करने की बात हुई थी और तब भी उन्हें सपोर्ट प्राइस के बारे में डिक्लेरेशन नहीं किया। जब वो देश के लिए नहीं कर सकते, देश के किसानों के लिए नहीं कर सकते, तो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए क्या जुमला देना चाहते हैं? ये सवाल कांग्रेस का इस माध्यम से यहाँ पे बनता है।
मैं ऊपर से प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर एक घोषणा उनने की कि गरीब एक जात होती है। मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि देश में, हमारे देश की कई जातियाँ, कई भाषा और कई प्रांत, ऐसा हमारा देश की व्यवस्था है और हमारा संविधान ये सभी जातियों को जनगणना के आधार पर, सेंसस के आधार पर उस जो जातियाँ पिछड़ी होती है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आर्थिक प्रावधान केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करना पड़ता है, और लेकिन राष्ट्रीय सेंसस यही उसको ऑथेंटिक किया जाता है। लेकिन 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के सरकार ने जो सेंसस किया, वो सेंसस नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया, भाजपा की सरकार ने नहीं डिक्लेयर किया। भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर आदिवासी को आरक्षण बढ़ाया, बैकवर्ड को आरक्षण बढ़ाया, शेड्यूल कास्ट का आरक्षण बढ़ाया, लेकिन इनको तकलीफ क्या है? आखिरी जो उनके अधिकार है, जो पिछड़ापन है, जो हमारा इस संविधान में जो प्रावधान किया गया है, उस आधार पर उनको न्याय मिलना चाहिए, यह हमारा संविधान कहता है। लेकिन बीजेपी और बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि गरीबी जात है, तो बराबर है जीएसटी जो कानून लाया गया है, जिसका उल्लेख हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि ये गब्बर सिंह टैक्स है और ये जीएसटी के माध्यम से लोगों को लूटकर मुट्ठी भर लोगों को अमीर बनाना और ये देश की दो जातियां बनाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गरीब बनाकर उसको गुलामी में ले जाना, यही आरएसएस का मानसिकता है। और उसी आधार पर मोदी जी ने यहाँ पर गरीब जाति का उल्लेख किया है, तो यही अंदाज होता है कि उनको गरीबी और अमीरी ऐसे दो ही जाति इस देश में बनाना है, आरक्षण मुक्त देश बनाना है, यही उनकी नीति है। और उसी का उल्लेख छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो बीजेपी ने अपनी असलियत बताना चाहिए और उनकी असलियत यही है। और सबसे अच्छा कि जो जुमलेबाजी 2014 से इस देश के लोगों के साथ कर रहे हो, तो छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ आप जुमलेबाजी ना करें, यही। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, कम से कम 85 जगह कांग्रेस जीत हासिल छत्तीसगढ़ में करेंगी और बहुमत में सरकार, गए बार 70 और बाद में बाई इलेक्शन में 2 सीटें हमारी बढ़ी थी, अब 85 जगह इस जनरल इलेक्शन में कांग्रेस जीतेगी और बड़ी मेजॉरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में लोग भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार को पुनः लाएंगे, क्योंकि ये सरकार ने किसानों के लिए काम किया है, सब धर्म और जाति के लोगों को साथ में लेकर इस छत्तीसगढ़ की प्रगति, उनको छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। जो एलिगेशन उनके ऊपर बार बार लगाया जा रहे, मैं वो आप सवाल पूछने वाले, मैं उसी के पहले ही सवाल देता हूँ। जो एयरपोर्ट पे भी मुझे वही सवाल पूछा गया जो महादेव याप की बात प्रधानमंत्री जी कहते हैं। ये जो बंदा है, ये बंदा रमन सिंह के ही सरकार में दुबई शिफ्ट हो चुका था। भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेने का काम शुरू हो चुका था। जब यूपी में हमारी छत्तीसगढ़ की पुलिस गई, गुड़गांव में गई, तो वहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस को रोका गया, उल्टे उनके ऊपर गुने दाखिल किए गए। तो इसका मतलब है कि जय शाह जो है, जो आज क्रिकेट का सबसे बड़ा आदमी बना बैठा हुआ है, उसी के इशारे पे ये जो जिसको सटोरिया बोलते हैं अपन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो उनके इशारे पे चल रहा है क्या, उसका भी जवाब देना चाहिए। और रही महादेव याप, हमने नहीं रखा नाम, महादेव जी भी हमारे साथ है, कर्नाटक में बजरंगबली जी भी हमारे साथ थे, बजरंगबली ने इनको चमत्कार दिखाए ही। तो ये झूठे एलिगेशन लगाकर भूपेश बघेल जी को बदनाम करने का, कांग्रेस को बदनाम करने की जो साजिश बीजेपी रच रही है, छत्तीसगढ़ की जनता कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी।
और मुझे विश्वास होगा कि 50 से ज़्यादा ही रहेगा, कम जगह हम जीतेंगे नहीं। यही आशीर्वाद कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता देगी। आप सवाल पूछ सकते। ये आरोप तो ईडी ने लगाया ना, आपने मोदी जी का नाम लिया। आपने देखा है ईडी के ऑफिसर राजस्थान में क्या हुआ, घूस लेते हुए पकड़े गए। ईडी का उपयोग कैसा किया जा रहा है ये अब छुपा नहीं है। ईडी को उन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता है और ईडी क्या कर रही है सबको पता है। लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं कि ईडी ने कार्रवाई की तो ईडी क्यों चुप थी अभी तक? ईडी ने क्यों नहीं यूपी में जाके जो दुबई में बैठा हुआ आदमी जो है उसके लोगों को यहाँ क्यों नहीं पकड़ा गया? ईडी की जवाबदारी थी ना। इलेक्शन के समय में अगर तुम इस झूठे आरोप लगाते हो और जो पैसे आए जिसके बारे में बात ये कर रहे हो, जिसके आदमी को मेल आया, वो जो आदमी है वो कौन है? जब यूपी में हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार की पुलिस जब पहुंची तो कुछ बीजेपी वाले लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उनके नाम सामने नहीं आया करके उन लोगों को सपोर्ट करने का काम योगी सरकार ने किया और ये सच है। तो ये आप कहना चाहते हैं 508 करोड़ रुपए है वो बीजेपी वाला का था? बिल्कुल है। कहाँ है पैसा, कहाँ है? तो जो बेटिया के ये और भूपेश बघेल जी ने उसका पूरा जवाब दे दिया है, आपके सामने है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी आके बोलते हैं जाति जनगणना करना है और आप वहाँ पे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये दोनों बातें कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जाति जनगणना ये सबसे बड़ा सवाल इस देश में खड़ा होने वाला है। मैं आपको एक सविस्तर बता रहा हूँ। मैं पार्लियामेंट में भी रहा हूँ और कई लंबे समय में एमएलए भी रहा हूँ और स्पीकर भी रहा हूँ विधानसभा। जब तक जाति यहाँ जनगणना नहीं होगी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जो पिछड़ा समाज जो होता है उसको फाइनेंशियल व्यवस्था नहीं कर सकती, क्योंकि जो पहले प्लानिंग कमीशन था अभी नीति आयोग है। तो जब तक उनके पास आंकड़े नहीं जाएंगे उस आंकड़ों के आधार पर ही फाइनेंशियल व्यवस्था बनाई जाती है और उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री बोलते कि अब वो जातियों में नहीं, गरीब जात हो। इसका मतलब है उनकी नियत आरक्षण को आरक्षण मुक्त भारत करने की उनकी नियत है। राहुल जी का सवाल है, महाराष्ट्र की बात जो है, मराठा चाहते कि कुणबी का आरक्षण चाहिए। हम लोग जो आरक्षण जो हमारी जो कास्ट सर्टिफिकेट बनती है वो व्यक्तिगत बनाना पड़ता है। उसकी फैमिली ट्री के आधार पर 60 साल का उसको पुरावा देना पड़ता है, व्यक्तिगत सामने जाना पड़ता है, उसके पूरे पेपर देना पड़ता है, तब कास्ट सर्टिफिकेट मिलती है। अगर मराठा को कुणबी का अगर प्रमाण पत्र देते हैं तो उनको कास्ट सर्टिफिकेट मिलेंगी। और इसलिए कांग्रेस ने ये कहा है, वहाँ पर भी ये कहा है और यहाँ पे भी कहेंगे कि जो 50% का जो सीलिंग जो आरक्षण में लगाया गया है वो केंद्र सरकार ने हटाना चाहिए और जाति निहाय जनगणना करना चाहिए। जाति निहाय जनगणना के आधार पर उसका फायदा हो। ये ओबीसी का कितना गुस्सा करते हैं। अब राजनांदगांव जिले में हम हैं, कितने ओबीसी लोगों को टिकट दिया बीजेपी ने, लोगों के टिकटें काट दिए। इनको पिछड़े लोगों का गुस्सा है, बीजेपी को बैकवर्ड का गुस्सा है, दलितों का गुस्सा है, आदिवासी का गुस्सा है। मैं बता दूं, मैं राजनांदगांव जिले में बैठा हूँ, बीजेपी की बताइए कितने लोगों को बैकवर्ड का, पहले तो बैकवर्ड को टिकट थी, अभी सब टिकटें कटवा दिए। तो ये बैकवर्ड लोगों का गुस्सा करने वाली बीजेपी है, दलितों का, आदिवासियों का है और व्यापारियों को जीएसटी के नाम से लूटा जा रहा है। व्यापारी आज डरा हुआ है और ये किसी के साथ नहीं। बीजेपी सत्ता और सत्ता से लोगों को लूटना यही बीजेपी का दायित्व है और वो काम करता है। भाजपा का आरोप है कि मुख्यमंत्री जी ने राजनांदगांव के लिए जितनी बड़ी घोषणा की थी उसमें से एक राजनांदगांव की जनता कैसे भरोसा करेगी? उनके आरोप से, झूठ आरोप से कोई कुछ नहीं होने वाला है। भूपेश बघेल जी ने जिस तरह से 5 साल में इस राज्य को चलाया है, जो मैं राजनांदगांव की पूरी बात करता हूँ। राजनांदगांव विधानसभा में आए हैं, हम राजनांदगांव विधानसभा संबंधी प्रश्न पूछ रहे हैं। यही बात हो रही है 15 करोड़ रुपए इस सुर्गी रोड के लिए 15 करोड़। हाँ वही बता रहे, वही बात है। हाँ बोलिए। राजनांदगांव के लिए बड़ी घोषणा की थी, भाजपा का आरोप है कि उसमें से एक घोषणा पूरी नहीं हुई, तो राजनांदगांव की जनता कैसे भरोसा करेगी?
मैं तुमसे ही सवाल पूछता हूँ। पीछे के लोग शांत हो जाए भाई। हमारे कार्यकर्ता कोई बोलेगा नहीं, पत्रकार बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं, मैं तो उनका आपको नहीं रोक सकता। मैं ये कहता हूँ कि राजनांदगांव के विकास में रमन सिंह ने क्या किया था, मेरा एक सवाल। और आपने देखा होगा कि ये बेल्ट की पूरी सीटें 20 जगह थी, 20 में से 19 सीटें कांग्रेस ने जीती, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जीती गई। 19 सीटें, 20 में से 19 अकेले वो बचे थे। अगर वो खुद ने कुछ नहीं किया, और जो भूपेश बघेल जी ने काम किया उन्होंने नहीं किया। ये एक आध काम रह सकता है, मैं नहीं बोलता हूँ कि हमने बाबा, हम नहीं बोलते कि हम 100% काम हो गया होगा, लेकिन मैं लास्ट इलेक्शन का मैं तुमको माहौल बता रहा हूँ कि अगर वो खुद ही यहाँ से मुख्यमंत्री थे तो वो आरोप लगा है ना, तुमने क्या किया उसका तो हिसाब दो। मोदी जी आज भी कांग्रेस का ही कहता है, तुम 10 साल से तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तो तुमने क्या किया वो तो बताइए। आप बता दो। जी बोलने दिया करो, बीच में मत बोला करो, ठीक है? दूसरे पत्रकार भी यहाँ पे। आप चलिए, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। मेरा हो गया, भैया आप बताइए। और कोई प्रश्न? आपने कहा 85 सीटें जो है कांग्रेस को मिलेगी, 5 कौन सी सीट है जो कांग्रेस के हाथ में नहीं आएगी? कुछ रह जाती है, ऐसे रह जाती, कुछ बचाना भी पड़ता है। अपोजिशन, क्योंकि कांग्रेस हमेशा चाहती है कि अपोजिशन भी रहे, तो 4-5 रहे। क्या वादा है? रमन सिंह क्यों नहीं चालू करा? देखो, आपने, मैं उसका भी, आपने अच्छा सवाल पूछा, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सेंट्रल से जुड़ा मामला है, आपको पता ही होगा, लेकिन आपने मुझे सवाल पूछा है। सेंट्रल में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट रहती तो राहुल जी ने 1 मिनट में वो आपका काम कर दिया रहता। सेंट्रल में गवर्नमेंट किसकी है? उसका नाता, ये बीएनसी मिल का जो नाता है वो सेंट्रल से जुड़ा हुआ, वो मान्यता नहीं दे रहे। राज्य सरकार ने कई बार प्रस्ताव भेजा उनके उस तरफ, लेकिन राज्य सरकार के प्रस्ताव को कचरे की कुंडी में डाला गया है। और ना, मेरा बात समझ लो, मैं तुमको एकदम स्पष्ट कह रहा हूँ। बीएनसी मिल की बात आपने निकाला करके मैं बता रहा हूँ, मैं कागज नहीं देख रहा हूँ, मैं बगैर कागज देख के बता रहा हूँ आपको, और इसमें झूठ नहीं है, जो वास्तविकता बता रहा हूँ। मैंने शुरुआत में कहा कि मैं सांसद भी रहा हूँ, कई बार मैं विधायक में स्पीकर भी था, आज भी हूँ, मुझे ये सब प्रोसीजर पता है। बीएनसी मिल का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। राज्य सरकार ने प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ भेजा, भूपेश बघेल जी की सरकार ने भेजा, जो राहुल गांधी जी ने वादा किया था। सेंट्रल की गवर्नमेंट बदल के तो 1 मिनट में करा देते हैं। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, मैं बीएनसी मिल की बात निकाला करके मैंने आपको बताया। मैंने बीएनसी मिल की बात किया, बीएनसी मिल का कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये तो आपको भी पता है। अरे भाई, तो सेंट्रल में हमारी, इधर सुनो, उसके बाद में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, लोकसभा के इलेक्शन में हमारी सरकार नहीं आई, सिंपल लाइन है। लोकसभा की हमारी सरकार आती, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनते, तो 1 मिनट में बीएनसी का मामला सॉल्व कर देते। मैं कोई कागज देख के नहीं, मैंने पहले ही आप लोगों को कहा है कि मैं यहाँ से बहुत वाकिफ हूँ, मैं परिचित हूँ, मुझे यहाँ के सब प्रश्नों की मालूमात है। आप जो भी सवाल पूछोगे मैं उसको जवाब तुरंत दे दूँ। हाँ, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी, कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने 5 साल में किसानों के लिए और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए और युवाओं के लिए जो काम किया है, उसी को मद्देनजर रखकर छत्तीसगढ़ की जनता
पुनः भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार बहुमत से चुना के लाएगी। 85 एमएलए कांग्रेस के चुन के आएंगे। लास्ट चुनाव में 70 हमारे उम्मीदवार चुन के आए थे, लेकिन बाई इलेक्शन में हमारे 2 और बढ़ गए। तो ये जो बेल्ट है पहले राउंड वाला, इसमें हम लोगों को लास्ट टाइम 20 में से 19 सीटें कांग्रेस की आई थी। इस बार भी वही आंकड़ा कायम रहेगा। और जो सेकंड राउंड में जो इलेक्शन होंगे उसमें कांग्रेस और ज़्यादा सीटें चुन के आएंगी। और ये परिस्थिति आज है। जिस तरह से बीजेपी के जो बौखलापन अपने को देखने मिलता है, अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कोई नेता बच्चा नहीं है। यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे, यहाँ के एक्स मुख्यमंत्री जो थे वो भी, क्योंकि जो घोषणा पत्र जो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के विकास की जो जुमलेबाजी की है, उसके ऊपर साइन देश के प्रधानमंत्री ने खुद की है। अब जो 2014 से देश को जुमले दे रहे हैं, वो लोगों से उम्मीद क्या रखेंगे? किसानों के विरोध में 3 काले कानून बनाने वाले, सपोर्ट प्राइस के बारे में बात न करने वाले, चुनाव को सामने रखकर यहाँ पर धान को सपोर्ट प्राइस 3100 रुपया देने की बात हो रही है। 21 क्विंटल वो धान खरीदेंगे, जब भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम 20 क्विंटल धान